हाँ जी, कल जो टेस्ट हुआ था आपका, आपने क्या कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या गलती आपने की, आई होप ये सारी चीजें आपने नोटिस कर ली हो। कुछ लोगों के आंसर शीट मैंने देखी है, बहुत बेसिक बेसिक वाली गलतियां, फॉर्म नंबर CRA 1 फॉर्म किसका है, इसमें भी गलती। तो ऐसी गलतियां तो एटलीस्ट ना करें। ठीक है, कुछ पॉइंट टेक्निकल थे, आई नो, कुछ पॉइंट टेक्निकल थे, बट बाकी लोग, टेक्निकल क्वेश्चन में गलती होती है, समझ में आती है। कुछ तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, उनमें भी गलती की गई है, ध्यान रखें थोड़ा सा। ओके, हाँ जी, ओके। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है क्या भैया? कोई रिप्लाई नहीं है किसी का। मॉर्निंग। अब आई है क्या मेरी आवाज इतनी देर से? कोई जवाब ही नहीं है। ओके, देखिए, एक बात तो ये कि बेटा अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, कौन कौन सक्सेस होना चाहता है भाई, एक बार बता दो, कौन कौन सक्सेस होना चाहता है? सब होना चाहते हैं। तो पहले तो बेटा थोड़ा सा देखो, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट थोड़ा सा आप अपने आप को डिसिप्लिन बनाएं, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें। ठीक है, क्या टाइम था आपके टेस्ट का? टेस्ट का टाइम क्या था? टेस्ट का टाइम क्या था सर? सर 5 बजे से 10 बजे के बीच में, राइट? हाँ जी, टेस्ट का टाइम 5 बजे से 10 बजे के बीच में था क्या? हाँ सर, 5 से 10 के बीच में था। 4 से 5 बच्चों ने जो ऐप डाउनलोड किया है और जो बैच ज्वाइन किया है, वो कितने बजे ज्वाइन किया है? 8 बजे। मतलब 4 दिन पहले नोटिफाई कर दिया था, 4 दिन पहले बता दिया था कि इतनी तारीख को आपका टेस्ट है, आपको ऐप डाउनलोड करना है ना? और सर ये है हमारा। और वो डाउनलोड कर रहे हैं ऐप ही कब? कल रात को 8 बजे। एक बच्चे ने तो पौने 10 बजे डाउनलोड किया है, पौने 10 बजे बैच ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की है। बताइए, पौने 10 बजे, मतलब 5 बजे से 10 बजे तक टाइमिंग था किसका? टेस्ट देने का, और पौने 10 बजे तो बैच ज्वाइन करना, जबकि 4 दिन पहले आपको नोटिफाई कर दिया गया था। तो थोड़ा सा देख लो भाई, आपके ऊपर है। वो आपको ही डिसिप्लिन मेंटेन करना है बेटा। ठीक है, विकास ने टेस्ट नहीं दिया, क्यों भाई विकास टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर दिया, विकास का तो मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं आ रहा, कहाँ दिया टेस्ट? नहीं, मेरे पास विकास का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक तो आपने क्या किया होगा, आप स्टोर पे गए होंगे, वहां पे एक टेस्ट दिखा रहा होगा, आपने उसमें कुछ कर दिया होगा, जबकि मैंने आपको बोला था आपको बैच ज्वाइन करना है, और बैच ज्वाइन करके वहां पे टेस्ट कंडक्ट होता है। ठीक है,
तो बेच के अंदर टेस्ट देना था, बाहर नहीं। हेमंत ने भी नहीं दिया है, हेमंत ने भी टेस्ट नहीं दिया है। चलिए, सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं हर्षित के। कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षित, सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं हर्षित के, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, चलिए, आई होप अगले टेस्ट में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट, आज क्या डेट है? संडे। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। ऑडिट छोटा छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 1-1.5 घंटे में रिवाइज हो जाएगा आपको। और हाँ जी, एक टेस्ट मैंने बता दिया आपको पोस्ट ऑडिट का, जो कि संडे को है, इस संडे को जो आएगा। और दूसरा टेस्ट जो है डायरेक्ट टैक्स का है, जिसमें बेसिक्स, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी और एचपी, क्योंकि ये इंटर का पोर्शन ही है, हम इसमें नया नहीं ले रहे हैं, तो ये मैं रख रहा हूँ 19 मई 2021, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा आपका 16 मई। हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और चैप्टर नंबर 4 है एथिक्स। क्लियर? देखिए, 16 और 19 तारीख को टेस्ट है हमारा, और इत्तेफाक से हमारे पेपर नंबर भी 16 और 19 ही है, ठीक है। बोले, इज इट क्लियर? हाँ, रिवर्स है नंबर, बिल्कुल। चैप्टर नंबर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, चैप्टर नंबर 4 एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर है। आपके मॉड्यूल है आपके पास, आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं। 2-3 बच्चे हो सकते हैं जिनका ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप टेस्ट ना दें, ठीक है, या फिर आप सेल्फ पढ़ के टेस्ट दें। ओके, नोट कर लिया सबने ये? तो एचपी तक का टेस्ट है बीटी का 19 तारीख को। टाइमिंग तक कितना वर्किंग, ठीक है, टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है, तो अपने हाथ में ही है। टाइमिंग रहेगा इनका, मैं बता देता हूँ, शाम को 5 बजे से लेके रात को 11:59 तक, ठीक है। जो भी डेट है उस डेट पे 5 बजे से लेके 11:59 तक अवेलेबल रहेगा।
चलिए करें आगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन, कंप्लीट हो गया था क्या? रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन वाला कवर हो गया था? कोई डाउट उसमें? रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन वाले में कोई डाउट? नहीं है कोई डाउट? क्या बात है, आज रिप्लाई बहुत कम है। क्या बात है, रिप्लाई बहुत कम है आज। कैसे सुस्त हो रहे हो? थक गए? तो दिल्ली दूर है, अभी कैसे थक गए? चलिए, कितने केस हो गए थे? कितने केस हो गए थे? 8 हो गए थे सर। चलिए 9th केस पे चलते हैं। 8 केस हो गए थे, चलिए 9th केस पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ असेट बाय पार्टनर टू द फर्म। ट्रांसफर ऑफ असेट बाय पार्टनर टू द फर्म। ओके, पढ़ा हुआ है क्या हमने सर ये? हाँ सर पढ़ा हुआ तो है। पढ़ा हुआ है क्या? हाँ सर पढ़ा हुआ तो है। क्या पढ़ा हुआ है सर हमने? हमने ये पढ़ा हुआ है कि सर 3 लोग पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं, है ना? 3 लोग पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं और तीनों को कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाना है। फर्म का नाम है ए बी सी, तो फर्म का नाम है ए बी सी एसोसिएट्स। ठीक है, अब तीनों को अपनी फर्म बनानी है और कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाना है। तो ए कैश लेके आ गया, बी भी कैश लेके आ गया, सी कहता है मेरे पास कैश नहीं है साहब, मेरे पास क्या है? मेरे पास असेट है। क्या असेट है? ये कहता है सर मेरे पास एक ऑफिस है। ओके, और ये ऑफिस मैंने खरीदा था सर 2012-13 में 6 लाख रुपए में। ठीक है, ये ऑफिस मैं आपको देने को तैयार हूं एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये ऑफिस में देने को तैयार हूं आपको एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पर जिस दिन मैं ये कंट्रीब्यूट कर रहा हूं उस दिन सर मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू कितनी है? 15 लाख। मैंने कम में खरीदा था, पर मैंने तो बहुत पुराना खरीदा हुआ है। आज वैल्यू 15 लाख। तो आप मेरा ऑफिस ले लो और मेरे 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर दो एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, पार्टनर कहते हैं कि नहीं भैया हमें तो इतना महंगा ऑफिस नहीं चाहिए, हम तो ज्यादा से ज्यादा इस ऑफिस के आपके रिकॉर्ड कर सकते हैं 12 लाख रुपए। हम तो 12 लाख में आपका ऑफिस लेने को रेडी हैं, इससे ऊपर नहीं ले सकते सर। 12 लाख से ऊपर हम आपका ऑफिस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है।
मिस्टर सी कहता है चलो कोई बात नहीं यार, 12 लाख में किस्सा खत्म कर। अब सवाल मेरा ये है सबसे पहले तो कि यहाँ पे कैपिटल गेन किसको हो रहा है, फर्म को या मिस्टर सी को? जल्दी जल्दी रिप्लाई देते रहो ताकि अपन जल्दी जल्दी इसको कर दें। वेरी गुड सर, मिस्टर सी। ठीक है, मिस्टर सी जो कि कौन है वैसे? पार्टनर है। प्रोविजन के तौर पे मैं पार्टनर लिखा। ठीक है सर, व्हाट वुड बी द सेल कंसिडरेशन? सेल कंसिडरेशन क्या होगा मिस्टर सी के लिए? अमाउंट बोलनी है, अमाउंट, अमाउंट बोलते जाओ। मिस्टर सी के लिए सर सेल कंसिडरेशन कितना होगा? ओके वेरी गुड सर, 12 लाख। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोविजन के रूप में मैं लिखूंगा वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स, राइट? ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी मिस्टर सी के लिए? 6 लाख। तो एक्चुअल कॉस्ट लिख देंगे तो एक्चुअली है ना। हाँ जी। होल्डिंग पीरियड कहां तक होगा सर? होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक होगा? होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक होगा? 12, 13 से 30। डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके सर डेट ऑफ ट्रांसफर। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो हो गया, इतना ही था। क्या इस मार्केट वैल्यू का कोई लेन देन है यहाँ पे कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना है इसका? नहीं सर, इसका कोई लेना देना नहीं। ओके चलो, स्क्रॉल कर दूं? स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो, कुछ नोट करना हो कर लो। नहीं है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय फर्म टू द पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन। कि सर एक फर्म बंद हो रही है, तो बंद हो रही है तो असेट बांट रही है पार्टनर्स को, तो इन दैट केस क्या होगा? देखिए जब फर्म बंद होती है तो आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा इंटर में आई थिंक, तो क्या करते हैं हम जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो क्या करते हैं? सारे अकाउंट्स क्लोज करते हैं, कैपिटल अकाउंट वगैरह सब कुछ क्लोज कर देते हैं, अकाउंटिंग एंट्री कर देते हैं। हाँ जी, हाँ सर, अकाउंटिंग एंट्री कर देते हैं। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, राइट? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही आपने उनको बदले में जो भी दिया उससे क्रॉस एंट्री करके आप अकाउंट क्लोज करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इनके बनते हैं 10 लाख, इनके बनते हैं 8 लाख और इनके बनते हैं 7 लाख। अब आपने इनको कहा कि भैया एक बिल्डिंग है, बुक वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो आप रख लो, आपका हिसाब खत्म। कर सकते हैं सर? ठीक है, स्टॉक है सर
बुक वैल्यू है 8 लाख रुपए, तो इनको दे दिया, बोला आप रख लो, आपका हिसाब खत्म। ठीक है, कैश पड़ा है, कोई फर्नीचर पड़ा है, उठा के दे दिया किसको, सी को, बोले आप रख लो, हिसाब खत्म। ऐसा होता है क्या? बोलिए, होता है पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा? हाँ सर, होता तो है। तो आप क्या करेंगे सर, एज कैपिटल एंट्री देखना एक बार, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ऐसा करेंगे ताकि दोनों अकाउंट क्लोज हो जाए। पंकज कह रहे हैं सर दीज असेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अगेंस्ट देयर शेयर। शेयर मतलब हिस्सा, हिस्सा ना, शेयर्स वाले शेयर्स तो नहीं बोल रहे, इक्विटी शेयर्स तो नहीं बोल रहे। हिस्सा तो हिस्से के हिसाब से तो अमाउंट निकाला ना हमने, हिस्से का हिसाब से तो अमाउंट निकाला है ना। हिस्सा कहाँ अलग से थोड़ी बढ़ता है, कैपिटल अकाउंट में तो आता है हिस्सा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे आया होगा, सब चीजों को हिस्सा बांट के तो आया होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट सब। हाँ सर, तो ये हमने एडजस्टमेंट कर दिया और अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी। कुछ अब बिल्डिंग, इतने दिन जो बिल्डिंग फॉर्म की थी, अब वो बिल्डिंग किसकी हो गई, एक ही हो गई। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि भैया आपका हिसाब हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया। कैसे नहीं आया सर? कि फॉर्म के पास बिल्डिंग थी 10 लाख की, पर उसकी मार्केट वैल्यू तो 10 लाख नहीं थी, मार्केट वैल्यू तो ज्यादा थी। ठीक है, मार्केट वैल्यू तो ज्यादा थी, ये तो बुक वैल्यू है। अगर इस बिल्डिंग को आप मार्केट में बेचते तो आपको 20 लाख मिलते, ध्यान से सुनना। और 20 लाख में बेच के फिर 10 लाख रुपए अगर आप पार्टनर को देते तो 10 लाख रुपए आपके पास बचते। ये 10 लाख के प्रॉफिट में हमारा टैक्स कहाँ गया? गवर्नमेंट कहती है हमारा टैक्स कहाँ गया? आपने 10 लाख की बुक वैल्यू का सामान पार्टनर को 10 लाख में दे दिया, पर अगर ये मार्केट में बिकता तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो इस पे हमारा जो टैक्स बनना चाहिए था वो कहाँ गया? वो तो आपने दिया ही नहीं हमें, जबकि असेट ट्रांसफर हो गई। इतने दिन असेट किसकी थी, फर्म की थी, अब असेट किसकी है सर, एक ही है, तो असेट ट्रांसफर हो रही है क्या? बोलिए, असेट ट्रांसफर हो रही है क्या? हाँ सर, असेट ट्रांसफर हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है सर। तो फिर तो हमारा तो टैक्स मिलना चाहिए था। तो डिपार्टमेंट ने कहा भैया आप इंटरनल एडजस्टमेंट हमारे अपने अकाउंट के हिसाब से करो, हमें कोई एतराज नहीं है, पर हम हमारे हिसाब से टैक्सेशन करेंगे। ठीक है, हम तो इसको ट्रांसफर मानेंगे और इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम तो इसको ट्रांसफर मानेंगे और आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए? ओके। तो पहला पॉइंट आता है सर, हु इज लायबल, कौन लायबल है, कौन लायबल है? इसमें जब इसको ट्रांसफर माना जाएगा तो टैक्स देने के लिए लायबल कौन है, फर्म या पार्टनर? यस, डेफिनेट सी बात है, फर्म लायबल है। अरे जिसके पास से असेट जाती है वही तो लायबल होता है। असेट किसके पास से जा रही है सर, फर्म के पास से जा रही है। ओके सर, सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे आप, सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? हमने तो पार्टनर को 10 लाख में दिया है, आप बताइए आपके हिसाब से सेल कंसिडरेशन क्या होगा सर? यस, 20 लाख होगा सर, मतलब एफएमवी ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिस दिन बट रही है उस दिन जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी सर वो होगी। अच्छा सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है सर? फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? बुक वैल्यू या डब्ल्यूडीवी? आपका आंसर 10 लाख, ठीक है, आपका आंसर 10 लाख, आपकी फिगर्स में ही आंसर देना है। मैंने दोनों लिखे हैं सर, बुक वैल्यू भी लिखा और डब्ल्यूडीवी भी लिखा है। बताओ दोनों क्यों लिखे हैं, मैंने दोनों क्यों लिखे हैं?
सिर्फ बुक वैल्यू लिखते हैं या सिर्फ WDV लिखते तो कुछ असेट डेप्ट, यस वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। निधि ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बोला सर कुछ असेट डेप्रिशिएबल है, कुछ असेट डेप्रिशिएबल नहीं है। तो जो डेप्रिशिएबल है उनके लिए WDV, जो डेप्रिशिएबल नहीं है उनके लिए बुक वैल्यू, बस। अरे भाई बाकी लोग आज जवाब नहीं दे रहे हैं, बहुत ही कम रिप्लाई आ रहा है आज। लाइक हर्षित, मीनल, प्राची, प्रेरणा, साकार, समृद्धि, शुभम, विकास, सिद्धि, नो रिप्लाई। कभी टीवी म्यूट करके देखा है? टीवी को म्यूट करके देखा है क्या कभी? कभी टीवी देख रहे हो और उसको म्यूट करके देखा है? नहीं, मजा नहीं आएगा ना। तो बस वैसे ही मुझे भी मजा नहीं आता जब आप रिप्लाई नहीं देते, मुझे भी बिल्कुल मजा नहीं आता जब आप रिप्लाई नहीं देते। पर क्या कर सकते हैं भैया, कितना समझाएं। चलिए, होल्डिंग पीरियड देख बता दो सर, होल्डिंग पीरियड कहाँ से कहाँ तक लेंगे? सर जिस दिन फर्म ने खरीदा होगा एक्चुअल में, वहां से लेके जिस दिन फर्म बांट रही है वहां तक। तो सर डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक, राइट? सर डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक, क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पंकज कह रहे हैं सर पूछना है, कुछ पूछना है पंकज को? बोलो क्या बोल रहे हो? माइक ऑन करेंगे आपका। हम्म। सर क्वेश्चन 1 की हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट by firm to partner on dissolution is different from distribution of assets by firm to partner on liquidation. Number 1. फर्म का लिक्विडेशन थोड़ी होता है, तो कभी पढ़ा है फर्म का लिक्विडेशन? नहीं, कंपनी का रहेगा, कहाँ से आ गया? वो कंपनी का रहेगा। ठीक है सर। दूसरा ये कि सर जब आपने ये बताया, जब अमेलगमेशन वगैरह वो डीमर्जर 47 सेक्शन में आ जाता है, ठीक है सर, तो वहाँ पे आप ट्रांसफर नहीं मानते, और वहाँ पे एक लाइन हम हमेशा कहते हैं जो पार्टनर था वो तो सेम ही है, ओनर तो सेम ही है। यहाँ पे फर्म में भी देवर द ओनर और एसेट भी तो गया, तो उसी ओनर के पास है। ये थोड़ा सा पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है अभी। देखो, पहली बात तो ये कि सर सेक्शन 47 है ना, हम जो पढ़ रहे हैं सेक्शन 47, क्या वो हम कोई रूल पढ़ रहे हैं या फिर इसके अंदर कुछ केस आते हैं वो पढ़ रहे हैं? बताइए। सेक्शन 47 इज ए रूल और इसके और ए लिस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। ये रूल है या लिस्ट है, पहले तो ये बताओ। ये लिस्ट है, इट्स नॉट रूल, समझ गए? अगर ये रूल होता तो सर हम कह सकते थे कि सर ये रूल यहां लगता है, यहां क्यों नहीं लगता? ठीक है, पर रूल तो नहीं है सर, ये तो लिस्ट है। अब लिस्ट में जो बातें दे रखी है उस पे ये सेक्शन लगाना है, जो बात नहीं दे रखी उस पे सेक्शन नहीं लगाना है, जाहिर सी बात है। बोलिए, एक बात क्लियर हुई? यस। तो सर रिजोल्यूशन जो है फॉर्म का वो इस लिस्ट में नहीं दे रखा, तो इसलिए आपको वो नहीं लगाना है, पहली बात। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्यों नहीं दे रखा, क्यों नहीं लगा रखा? तो उसका जवाब तो गवर्नमेंट के पास है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि सर ओनरशिप सेम है। देखिए, पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म क्या एक ही होते हैं? बताइए, क्या एक होते हैं क्या? पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म एक ही होते हैं क्या? नहीं, अलग अलग होते हैं।
अरे भाई अलग अलग नहीं होते तो हम 40B सेक्शन पार्टनर रेम्युनरेशन क्यों पढ़ते हैं? फर्म पे 30% रेट अलग से लगती है, पार्टनर पे रेट इंडिविजुअल वाली लगती है, पार्टनर अलग एसएससी है, ये अलग एसएससी है, समझ गए? ठीक है। पार्टनर अगर चेंज हो जाता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, पार्टनर से फर्म नहीं चलती, पार्टनर आते जाते रहते हैं, इंतजाम देते हैं। कंपनी के अंदर एक बात समझना कि सर कंपनी में भी, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है, राइट? बोलिए हाँ या ना? हाँ, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। अपने लॉ के अंदर पढ़ा होगा ना, कंपनी इज ए लीगल सेपरेट एंटिटी, यस। पर जब शेयर होल्डर 51% शेयर होल्डर एक साथ खड़े होते हैं, क्या वो मालिक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? ऐसा नहीं है वो एक हो गए, वो एक नहीं है, अभी भी कंपनी अलग है, मालिक अलग है, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। पर जब 51% शेयर होल्डर एक साथ हो जाते हैं तो क्या वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं? यस। तो हमने वहां पे ये बोला था कि सर ये लोग जब वहां जा रहे हैं तो ओनरशिप जो असेट पे थी वो इनकी थी, और आज ये जब वहां चले गए तो भी असेट पे ओनरशिप इनकी है, ठीक है? तो उससे इस चीज का कोई लिंक नहीं है कि सर पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो रही है तो फॉर्म भी वही है, पार्टनर भी वही है, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है? अच्छा, कंपनी जब बंद होती है और वो अपने शेयर होल्डर को कुछ बांटती है, कंपनी जब बंद होती है और अपने शेयर होल्डर को कुछ बांटती है, तो क्या शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबिलिटी पढ़ते हैं हम सर वहां? हाँ, शेयर होल्डर के लिए हम पढ़ते हैं, पर कंपनी के लिए नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि सर कंपनी के पास से असेट जारी है, बदले में कुछ नहीं आ रहा है। कंपनी जब लिक्विडेशन में जाती है ना, तो कंपनी के पास से सर असेट जाती है, पर कंपनी के पास बदले में कुछ नहीं आता। पर यहाँ पे फर्म के पास से असेट जा रही है और फर्म के पास बदले में कुछ आ रहा है, कोई बता सकता है क्या आ रहा है? यहाँ पे एक्सचेंज है, यहाँ पे कंसिडरेशन है, कोई बता सकता है फर्म के लिए क्या वापस आ रहा है उसके पास? एनीवन? लाइबिलिटी, वेरी गुड, देवी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। लाइबिलिटी, कंपनी में शेयर होल्डर को देने की लाइबिलिटी नहीं होती है, होती है क्या? आप इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं तो कोई लाइबिलिटी है क्या कंपनी की, आपको वो कुछ देगी? बचेगा तो दे देगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होता ना। बट फर्म में है, फर्म में आपके कैपिटल अकाउंट में 10 लाख रुपए शो हो रहे हैं ना, तो आपको 10 लाख रुपए लेने हैं फर्म से, फर्म लाइबल है आपको 10 लाख रुपए देने के लिए, राइट? और उसके बदले में एसेट दे रही है वो आपको, तो एसेट जा रही है और लाइबिलिटी खत्म हो रही है, समझ गए? क्लियर? आपको किसी से, मान लीजिए आपको किसी से 5 लाख रुपए लेने, आपने कभी किसी को उधार दिए थे या कोई काम के किसी भी चीज के बाकी आपके किसी से 5 लाख रुपए, आप उसके घर जाते हैं और कहते हैं भैया पैसे दे, वो कहता है भैया पैसे नहीं है, ठीक है? आप उसकी गाड़ी उठा के ले आते हैं और कहते हैं भैया हिसाब बराबर, तो उसकी गाड़ी का ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? बताइए, बोलो 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 भाई बोलो। आपने कहा कि भैया गाड़ी दे दे मुझे और हिसाब बराबर, उसने कहा ठीक है ले जा यार, बराबर हिसाब, चल खत्म बात। हर्षित कह रहे से ट्रांसफर नहीं है, अरे भैया डेफिनेटली ट्रांसफर है, क्यों नहीं है? क्या उस बंदे के पास से एसेट जा रही है? हाँ सर जा रही है। क्या उसकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है? हाँ सर हो रही है। तो क्यों नहीं है ट्रांसफर? ट्रांसफर नहीं होने का कोई रीजन? ट्रांसफर तो इतना ही होता है ना कि मैं अपनी एसेट, अच्छा मैं तुम्हें केस दे के ही एसेट बेचूं, ऐसा जरूरी थोड़ी है, मैं कोई एडजस्टमेंट भी तो कर सकता हूँ कि मुझे तुमसे 5 लाख, तुम्हें मुझसे 5 लाख लेने हैं, ये सेट ले जाओ अपना हिसाब बराबर, तो अल्टीमेटली तो मैंने तुम्हें 5 लाख ले लिए,
अच्छा, वरना मैं ऐसा करता, पहले तुमसे 5 लाख लेता एज ए सेल कंसिडरेशन, फिर तुम्हें 5 लाख देता ऐसे तुम एज ए तुम्हारा रीपेमेंट, और कहता भैया अब हिसाब बराबर, तो क्या होता? ओके सर, एक्सचेंज हुआ ये, एक्सचेंज भी नहीं हुआ, ये सेल ही है, आप सीधी सेल मानो इसको, बुक एडजस्टमेंट, पेमेंट जो हुआ वो बुक एडजस्टमेंट से हुआ है, ठीक है, आप इसको एक्सचेंज भी मत बोलो, क्योंकि एक्सचेंज में तो असेट होती है, इसमें असेट नहीं है, इसमें कंसिडरेशन ही है, राइट। अरे अपन क्या है, अपन लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड हो गए, सीए सीएमए हम, ठीक है, अपन लोग सीएमए कर रहे हैं, तो आप हाईली क्वालिफाइड हो, आप ऐसे एंट्री मत करो, वो बोलते हैं ना, आपने कई बार ऐसा देखा है कि आप दुकान पे गए हो किसी पे, तो सुनना, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज है, आप दुकान पे गए, या आपने नहीं किया होगा तो आपने किसी को देखा होगा, है ना, आपने दुकानदार से कोई सामान खरीदा, मान लीजिए 20 रुपए का सामान खरीदा, और आपने 100 रुपए का नोट दिया उसको, ठीक है, फिर आप उसको बोलते हैं कि एक काम करो, ये 45 रुपए का सामान और दे दो, ठीक है, अब वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है भैया रुक, पहले मैं 20 रुपए काट लूं, फिर वो आपको 80 वापस देगा, फिर आपसे फिर 45 लेगा, फिर आपको सामान देगा, ऐसा करते हुए देखा है कभी किसी को? मतलब जो आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन बोल देते हो ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं रुको रुको पहले एक काम करने दो मुझे। हाँ सर, देखा है, समझ गए, पर अपन लोग एक्सपर्ट हो गए, तो अपन क्या बोलते हैं, भैया 20 इसके, 45 इसके, 65 हो गए, 35 वापस दे दो, ये लोग काम खत्म। कई बार ऐसे कर देते हैं कि भैया एक काम करो, मेरे पैसे में से इस बंदे के पैसे भी काट लो, है ना, 20 रुपए का सामान आपने लिया, आपके फ्रेंड ने 25 रुपए का सामान लिया, ठीक है, तीसरे ने 40 रुपए का सामान लिया, आपने कहा भैया सारे पैसे मेरे अकाउंट से काट लो, वो कहता भैया रुको मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो ऐसे, जस्ट लाइक अकाउंट में आप सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री करते हो ना मिला के, वैसे। बोलो जी, ये क्लियर है, ये डाउट? पंकज, पंकज कहाँ गया अभी? Resolution is different, resolution of firm is different, and liquidation of company is different. Okay, चलो लिख लिया ये, चलूं मैं आगे, अभी वो लिक्विडेशन को भी पकड़ के ले आते हैं, कहाँ जाएगा, लो सर, ये आ गया लिक्विडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ asset on liquidation of company. Okay, distribution of asset on liquidation of company, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट चेंज हुआ है इस साल एक अमेंडमेंट भी है इसमें, तो ध्यान रखना, ठीक है, इस साल एक अमेंडमेंट भी है इसमें, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर हमने बहुत सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है क्या? लिक्विडेशन में कंपनी जाती है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है क्या? होता है? हाँ सर होता है, और ये लिक्विडेटर रियलाइजेशन ऑफ असेट करता है, राइट? हाँ जी, ओके। अब सर रियलाइजेशन करने के बाद क्या होता है, ये सारे पेमेंट करता है, मुझे नहीं पता, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ होता है ना कि लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी, ऐसा होता है? हाँ जी, होता है क्या? नहीं पढ़ा हुआ, अच्छा ठीक है। तो सर ये ऐसे क्या करता है, एक प्रायोरिटी डिसाइड होती है ना, कि भाई कंपनी अगर
असेट बेचेगी तो पहले पैसा किसको लौटाएगी? तो पहले वो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है या जो बैंक के लोन है, गवर्नमेंट ड्यूज है, तो वो ऐसे आते हैं लिस्ट के हिसाब से कि पहले इनको लौटाना है, फिर इनको लौटाना है, फिर इनको लौटाना है, इस तरीके से लिस्ट होती है। ठीक है, अल्टीमेटली जो लास्ट में बचेगा वो किसको जाएगा? पार्टनर्स में पड़ा था। अच्छा जी, शेयर होल्डर में जाएगा लास्ट में जो बचेगा। हाँ, ओनर मतलब शेयर होल्डर। ठीक, हाँ इक्विटी शेयर, बिल्कुल लास्ट में जो बचेगा वो इक्विटी शेयर। अब हमारा कहने का मतलब ये था कि सर यहाँ पे जो असेट इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रही है, ठीक है, क्या फर्म उसके बदले में कुछ जो कंपनी है उसको कुछ बदले में मिल रहा है क्या? उसने शेयर होल्डर को पैसे दिए, इसलिए दिए कि वो मालिक है, या उनसे कुछ लिया है? बोलिए, कंपनी ने शेयर होल्डर से कुछ लिया है या मालिक के तौर पे उनको प्रॉफिट बांटा है? नहीं लिया सर, मालिक के तौर पे तो प्रॉफिट बांटा है, क्योंकि सर वही तो मालिक है, बचा कुचा सब उनका ही है। तो इसलिए हम करते हैं नो टैक्सेशन फॉर कंपनी। कंपनी के लिए हम कोई टैक्सेशन नहीं कर रहे, समझ गए? ओके। अब सवाल ये आता है कि सर शेयर होल्डर को जो मिला वो कोई चीज के बदले मिला है या वो ऐसे ही मिला है? बताइए, शेयर होल्डर को जो मिला है उसके लिए शेयर होल्डर ने कुछ कॉस्ट दी थी या ऐसे ही मिला है? यस, वेरी गुड, बिल्कुल सर, शेयर होल्डर को तो शेयर्स के बदले मिला है। अगर शेयर नहीं होते तो उसको कौन पूछने वाला था? ठीक है, तो उसके शेयर खत्म हो गए सर, उसने इन्वेस्टमेंट किया था ना, कॉस्ट लगी थी उसकी, किस बात की? शेयर्स की, और उसके बदले उसको पैसा मिल रहा है। तो क्या ये शेयर होल्डर के लिए ट्रांसफर है? बोलिए। यस सर, ये सर शेयर होल्डर के लिए ट्रांसफर है। तो इसका मतलब अब हम जो टैक्सेशन पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे सर? कंपनी का या शेयर होल्डर का? सर कंपनी का पढ़ेंगे। कंपनी का? अरे शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर का पढ़ेंगे सर। ओके, अब सुनो, इसमें ये यहाँ तक एक बात क्लियर होगी ना हमारी, ये एक पॉइंट है, इसको यहाँ रखिएगा आप। अब मैं इसमें दूसरा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, विच इज कॉल्ड डीम्ड डिविडेंड। क्या? डीम्ड डिविडेंड याद है? अगर कंपनी के पास कोई भी प्रॉफिट है, अगर कंपनी के पास कोई भी प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट इनडायरेक्टली पहुंचता है शेयर होल्डर के पास, अगर कंपनी के पास कोई भी प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है और वो प्रॉफिट इनडायरेक्टली किसके पास पहुंचता है सर? शेयर होल्डर के पास, तो उसे हम डिविडेंड का नाम देते हैं। बोलिए, पढ़ा था ऐसा? हाँ सर, कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था सेक्शन 222C में, पढ़ा था क्या? बहुत सारे सेक्शन थे, 222A था, B C D E ऐसे सेक्शन थे, तो हमने सेक्शन 222C पढ़ा था। ठीक है, अब होता क्या था पहले? पहले ये होता था सर कि ये जो डीम डिविडेंड है इसको हमने अलग इसलिए किया है क्योंकि कंपनी को इस पे क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बोलो हाँ या ना? कंपनी को इस पे क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। यस, ओके। और शेयर होल्डर को जो भी चीज मिली है, शेयर होल्डर को जो भी चीज, सर अरे शांति रखो पंकज, शांति रखो, जल्दबाजी मत किया करो। मैंने खुद नहीं कहा ना अमेंडमेंट है, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ अमेंडमेंट है। चलो, तो सर इसको क्या मिला? डीम डिविडेंड। और उस पे कंपनी को क्या देना होता था? मैं इतनी देर से लैंग्वेज भी तो सुनो मेरी, मैं लैंग्वेज क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? कंपनी को देना होता था सर डिविडेंड। अब शेयर होल्डर को सर जो असेट मिली है, उस असेट में उसकी दो इनकम होती थी।
एक तो उसको मिलता था फॉर शेयर, शेयर के बदले में, और एक उसको मिलता था सर फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के बदले में, राइट? यस। तो जो उसे प्रॉफिट के बदले में मिलता था, जिसका नाम होता है डिविडेंड, जो हमने ऊपर डिम डिविडेंड के नाम से कहा, वो तो हम ले जाते थे अदर सोर्स में, राइट? और जो शेयर के लिए मिलता था वो आ जाता था सेल कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल गेन। बोलिए, ऐसा पढ़ा था क्या हमने? बता दीजिए एक बार, इंटर में इतना पढ़ा हुआ है क्या हमारा? पढ़ा हुआ है? हाँ सर, इतना पढ़ा हुआ है। अब सर चेंज क्या हुआ है? तो देखो चेंज क्या हुआ है सर, चेंज ये हुआ है कि डीडीटी हटा दिया गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया गया। तो जैसे ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा, ठीक है, तो ये जो अदर सोर्स में डिविडेंड एग्जम्प्ट हुआ करता था पहले शेयर होल्डर के लिए, क्यों एग्जम्प्ट क्यों होता था सर? क्योंकि कंपनी ने टैक्स पे कर दिया था। अब ये एग्जम्प्ट से हट के शेयर होल्डर के लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि जो टैक्स कंपनी पे करती थी एज ए डीडीटी, वो अब पे किसको करना पड़ेगा? शेयर होल्डर को करना पड़ेगा एज ए अदर सोर्स इनकम, नॉर्मल इनकम। जैसे अदर सोर्स में आप इंटरेस्ट कमाते हो, वैसे अब डिविडेंड हो गया है। बोलिए, बात समझ में है? यस। तो अगर सर ऐसा हो गया तो क्या डीम डिविडेंड का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा? नहीं, डीम डिविडेंड का कंसेप्ट अभी भी खत्म नहीं होगा। टैक्स हटाया है, इनकम का नेचर थोड़ी बदला है। अभी भी अगर आपको प्रॉफिट मिलता है कंपनी से, तो होता तो डिविडेंड ये। तो इसलिए अभी भी प्रोविजन यही है, सेम टू सेम, कि जो शेयर्स के बदले मिला वो कैपिटल गेन का सेल कंसिडरेशन, और जो प्रॉफिट के बदले मिला वो डिविडेंड। बस फर्क इतना है कि पहले ये डिविडेंड एग्जम्प्ट हुआ करता था और अब ये डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि कंपनी को अब डीडीटी पे करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, कोई डाउट किसी के? अब पूछ लो। पंकज क्या पूछ रहे थे, अब पूछ लो। ओके, अब सर इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं तो और ज्यादा सर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। अगर डीडीटी नहीं लगेगा तो कंपनी, अरे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखो ये क्या, पहले प्रोविजन बहुत उलझ गया था। उलझ गया था कैसे? जब स्टार्टिंग में ये प्रोविजन था तो ये था भाई कंपनी डीडीटी दे देगी, शेयर होल्डर को कुछ नहीं देना, एकदम। ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा कि डीम डिविडेंड में 222 ए अलग था, बी अलग था, सी, डी। इसके अलावा 222 ई का सिस्टम अलग था, याद है आपको? 222 ई का सिस्टम अलग था। ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 115 बी बी डी ए, याद है क्या? हाँ, इसमें कहा गया था सर 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड मिलेगा तो 10% से टैक्सेबल है, वरना टैक्सेबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक नई डीडीटी की रेट लगाई गई। वैसे डीडीटी की रेट कितनी होती थी? डीडीटी की रेट 17.04 ऐसा होती थी ना, 17 पॉइंट। और फिर यहाँ पे एक नई डीडीटी की रेट लगाई 30 प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी। तो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया था पहले कि सर कंपनी डीडीटी देगी, इस पे अलग रेट से देगी, इस पे अलग रेट से देगी। ये शेयर होल्डर के लिए टैक्स फ्री है 10 लाख तक, 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल है। ये शेयर होल्डर के लिए कंप्लीटली टैक्स फ्री है। तो झंझट ही मिटा दिया सर, बोले खत्म। लो, कंपनी को डीडीटी देना नहीं है, शेयर होल्डर को टैक्स देना है। शेयर होल्डर को जो जो छोटे छोटे अमाउंट मिलेंगे उस पर टैक्स देना है, ताकि कंपनी फ्रीली अपने फंड्स, ठीक है, कंपनी फ्रीली अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर तक पहुंचा सके, उनको बांट सके। इसके लिए ऐसा किया गया है। ओके सर, अब शेयर होल्डर को, अब
सब शेयर होल्डर से ही टैक्स लेना पड़ेगा। हाँ, अब सब शेयर होल्डर से ही टैक्स लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है सर। ओके, एक एग्जांपल सुन लीजिए सर। इस कंपनी ने एसेट बांटे कितने रुपए की सर? 50 लाख रुपए की। ध्यान से सुनना, इस कंपनी ने एक एसेट बांटे 50 लाख रुपए की, ठीक है। और कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा था 10 लाख रुपए का। और जिस बंदे को ये शेयर 50 लाख रुपए दिए, जिस बंदे को 50 लाख रुपए दिए, उसके पास 20% शेयर थे। ध्यान से सुनना, ठीक है। एक पर्सन है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उनको कंपनी ने 50 लाख रुपए की एसेट बांट दी। उस बंदे के पास कंपनी के 20% शेयर है और कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस जो पड़ा है वो 10 लाख का है। तो क्या आप बता सकते हैं इस 50 लाख में से शेयर्स के बदले कितना मिला और प्रॉफिट के बदले कितना मिला? बोलिए। अगर एक पर्सन को कंपनी ने 50 लाख रुपए दिए हैं तो, और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 10 लाख के हैं और उस शेयर होल्डर के पास 20% शेयर हैं, तो व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन फॉर शेयर होल्डर? शेयर होल्डर के लिए सेल कंसिडरेशन क्या होगा? बोलिए। जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। शेयर होल्डर को 50 लाख रुपए मिले हैं तो उसके लिए सेल कंसिडरेशन कितना होगा? नहीं नहीं भी गलत है बेटा। और पंकज, ओके ठीक है, पंकज का सही है। अंशु का भी ठीक है। और अरे साकार, नहीं नहीं, नहीं गलत। और कोई? चलिए, देखिए सर, इस पर्सन का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? इस पर्सन का प्रॉफिट में हिस्सा 2 लाख है सर। बोलो हाँ या ना? बोलिए, क्या इस पर्सन का प्रॉफिट में हिस्सा 2 लाख रुपए है? पूरा प्रॉफिट इसको थोड़ी मिलेगा, इसका हिस्सा कितना है? हमने ये टोटल एसेट थोड़ी लिखी, हमने तो बोला एक शेयर होल्डर को 50 लाख मिला, तो इसका हिस्सा कितना सर? 2 लाख। इसको मतलब इसको प्रॉफिट के बदले में 2 लाख मिले हैं और शेयर्स के बदले में 48 लाख मिले हैं। हाँ जी, इसको शेयर्स के बदले में 48 लाख मिले हैं और प्रॉफिट के बदले में 2 लाख मिले हैं, राइट? यस, बस तो ये हो गया। बैठ क्लियर? चलिए, कोई डाउट किसी के मन में है तो फटाफट पूछ लो। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो हम लिख देते हैं सर सेल कंसिडरेशन क्या होगा। सर एसेट मिली तो उसकी मार्केट वैल्यू ले लो, कैश मिला तो कैश का अमाउंट ले लो। तो ये तो हमें मिला है टोटल, राइट? कि हमें कंपनी से मिला है क्या टोटल? और इसमें से कम कर दो डीम्ड डिविडेंड 222C के अंदर जितना आता है। बोलो, क्लियर है? क्या सेल कंसिडरेशन ऐसे निकलेगा? अगर मुझे एसेट मिली है तो उसकी मार्केट वैल्यू ले लूंगा, कैश मिला है तो कैश ले लूंगा, टोटल इतना मिला, इतने में से प्रॉफिट इतना था, जो बच गया वो सेल कंसिडरेशन। बोलिए, सही है क्या? हाँ सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ शेयर्स। ठीक है, हाँ सर। होल्डिंग पीरियड क्या होगा? होल्डिंग पीरियड
डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ लिक्विडेशन। अब यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखना, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना तो पहले डिक्लेयर करती है, जैसे आज डिक्लेयर किया, आज क्या डेट है मान लो 14 मई, तो 14 मई को बोला कि हम 20 मई से 20 मई तो कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, समझ गए। आज तो डिक्लेयर किया है और बोला है 20 मई से कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी, तो आप होल्डिंग पीरियड कहां तक लेंगे, आज तक या 20 मई तक? बोले आज तक या 20 मई तक? सिंपल 20 मई तक लेंगे सर। अरे डिक्लेयर करने से क्या हो गया, 20 मई तक लेंगे सर।